अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर 1। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कि ये कि सीएसएस करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और जो है ना क्रिमिनोलॉजी करने के लिए भी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट ये हो गया। अब एग्ज़ामिनर रिपोर्ट क्या कहती है? एग्ज़ामिनर रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे पहले मेरा अपना सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान जो है ना, जो सीएसएस एस्पायरेंट है ना, उसको मोबाइल के ऊपर अपना कम टाइम वेस्ट करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, पर ये करना चाहिए अगर आप अपना टाइम सही पॉजिटिव वाइब के अंदर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो दूसरा ये कि एग्जामिनर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि जो क्राइम मटेरियल होते हैं उसमें नंबर नहीं मिलते, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कंसेप्ट की उनको नंबर नहीं मिलते, और जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं ना स्टेट एजेंडा के साथ कोलाइड करती हैं तो उनको भी नंबर नहीं मिलते। अब यही वजह है कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप देखें किसी की टीएमसी उठा के तो उनके नंबर कम होते हैं। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि जो उनका ब्रेन वॉशिंग है या उनका जो दिमाग है या जो राइटिंग करते हैं उसमें यही होता है कि उनका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो स्टेट एजेंडा के साथ कोलाइड करता है, तो फिर उनको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर हम आते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना, ये अभी नया नया सब्जेक्ट है, न्यू बोर्ड सब्जेक्ट है। तो इसे हम कहाँ कहाँ से तैयार करेंगे, क्योंकि अभी 2016 के अंदर इसका कोर्स अपडेट हुआ है ना, तो ये 2016 के अंदर अपेयर हुआ है क्रिमिनोलॉजी। तो इससे हम नेशनल ऑथर और इंटरनेशनल ऑथर दोनों को हम करते हैं कंसीडर क्रिमिनोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए, और साथ में खुद सेल्फ रिसर्च भी करते हैं अपनी नोट्स मेकिंग के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर हम जो रिसेंट नॉलेज होता है उसको और शॉर्ट नोट्स को मिला के अपने फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को अलाइन करते हैं रियलिटी के अंदर, मतलब करंट पॉलिसी के साथ। रियलिटी यही है कि जो करंट पॉलिसी चल रही है उस टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह फिर हम अपने नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए हम सोर्सेज कौन से यूज़ करेंगे? हाई क्वालिटी सोर्सेज यूज़ करने हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज़ करने हैं, और बी डिफरेंट मतलब यूनिक स्टाइल अपनाना है अपनी रिसर्च बेस नॉलेज को कलेक्ट करने के अंदर। मतलब रिसर्च आर्टिकल से, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट से जो क्राइम से रिलेटेड हों। जैसे हमारे पास ये है पंजाब पुलिस है, केपीके पुलिस है, आईसीटी पुलिस है। मतलब इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनको फॉलो कर लें तो वहाँ से भी आपको क्राइम्स के बारे में जो है ना रिसेंट अपडेट्स और डाटा वगैरह मिलता रहता है। अब जो ये पेपर है ना, ये लक पे कम बेस करता है, ज़्यादा ये आपकी परफॉर्मेंस पे मैटर करती है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो अच्छे मार्क्स नहीं आते। अब जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे चलते जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रिसर्च आर्टिकल्स करने चाहिए, कौन से रिपोर्ट्स करने चाहिए, कौन सी वेबसाइट से आपको डाटा मिलेगा। मतलब जब भी हम किसी रिसर्च आर्टिकल को सर्च करते हैं तो हमें स्क्रॉल डाउन करना चाहिए, जो लेटेस्ट वन होते हैं उसको फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वन कम लोग कर रहे होते हैं, बाकी सबके पास पुराना डाटा ज़्यादा होते हैं। और फिर चैट जीपीटी से हम क्या कर सकते हैं कि अपने किसी भी क्वेश्चंस की या टॉपिक की अलाइनमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, या फिर कोई हम इंस्टीट्यूशंस वगैरह या नेम्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं क्राइम रिलेटेड। और दूसरे जो हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं वो इंसान फिर उनकी छोटी छोटी खुद रिपोर्ट्स बनाता रहता है। जैसे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ते हैं तो फिर एक उसके नोट्स बनाते हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और एक अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं कि मतलब मुझे इसमें क्या समझ आया है। तो इससे फिर इंसान को रिवाइज करने के अंदर जो है ना वो आसानी होती है। अब इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए? एक तो आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपके अंदर आर्टिकुलेशन की स्किल होनी चाहिए, तीसरा आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। फिर आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर होता है 3 घंटे का होता है, तो 10 मिनट आपने एमसीक्यूज पोर्शन को देने हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन को आप देने हैं 2 घंटे और 50 मिनट। इस तरह फिर आप इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास जो स्टीवन बार्किन है उसकी क्रिमिनोलॉजी है जो कि बिल्कुल आसान लिखी हुई है, आप उसे सेक्शन 1 पर प्रिपेयर कर सकते हैं सीएसएस का। और जो हमारे पास ये है टिम की है या फिर लैरी सेगल की है, तो इनसे फिर हम सेक्शन 2, 3, 4 कर सकते हैं। तो इनके साथ हम पता है क्या कर सकते हैं, किसी भी पाकिस्तानी लोकल ऑथर की बुक कर सकते हैं, जैसे कि सर जफर नकवी की या किसी की भी, मतलब जो आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ आए। तो आप 3 इंटरनेशनल ऑथर हैं, इनके साथ एक पाकिस्तानी ऑथर कर लें, तो इससे फिर क्या होगा कि आपके कंसेप्ट सीधे से क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो वर्डिंग है वो जो जॉर्गन्स हैं वो इन बुक्स से आ जाएंगे। तो फिर आपकी क्रिमिनोलॉजी के पेपर में 85, 80+ मार्क्स आ सकते हैं। अब आपको क्रिमिनोलॉजी क्यों ऑप्ट करनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 11 दिन रिक्वायर्ड होते हैं कि आप क्रिमिनोलॉजी का कोर्स आराम से कर सकते हैं। अब इसके लिए रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, कमिटमेंट होनी चाहिए। लक मैटर करता है मगर बहुत कम मैटर करता है, ज़्यादातर ये प्लस पॉइंट नहीं है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसके 9 लेक्चर शेयर करूँगा, और उसके बाद जो भी मेरे आउटलाइन के अंदर कोई टॉपिक मिस रहे हो जाएगा, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा क्लियरली आपके साथ। और इंशाल्लाह आपको जो है ना आउटलाइन
वर्ड टू वर्ड क्लियर करवाऊँगा क्रिमिनोलॉजी की भी। अब जो सिलेबस है ना ये अपडेट कब हुआ था 2016 के अंदर। अब इसके जो सेक्शन 1 है ना उसमें से 25 मार्क्स का पेपर आता है, ये बेस है। और जो एग्ज़ामिनर जो है ना वो इसमें क्या देखता है कि स्टूडेंट की क्या वेल ग्राउंडेड अप्रोच है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। इसके अंदर थ्योरीज़ जो है ना वो आपने स्टीवन बार्किन की बुक से करनी है। सिलेबस की जो है जो सिलेबस में दी हुई है सिर्फ वही थ्योरीज़ करनी है, मगर ज़्यादा थ्योरीज़ नहीं करनी क्योंकि उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनर हमें जो आउटलाइन के अंदर थ्योरीज़ दे चुके हैं उन्हीं में से क्वेश्चन करेगा। फिर इसका सेक्शन 2 होता है क्रिमिनोलॉजी का, तो उसके अंदर सभी 25 नंबर का पेपर आता है। उसमें टाइप्स ऑफ क्रिमिनल इसके बारे में पूछा जाता है, जैसे जुवेनाइल क्रिमिनल्स होते हैं या प्रॉपर क्रिमिनल, इस तरह के मतलब जो डिफरेंट किस्म की क्रिमिनल की टाइप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसमें से 25 नंबर का पेपर आता है। सेक्शन 3 25 नंबर का होता है, उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और जो सेक्शन 4 है वो भी 25 नंबर का, उसमें से हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट आते हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 सेक्शन के अंदर ये पेपर डिवाइडेड होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है CSS के अंदर। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है CSS का। अब जो हमारे पास एग्जामिनर रिपोर्ट है ना वो हमें क्या कहती है कि स्टूडेंट्स ने रेफरेंस जो है ना वो साइट नहीं की होती, इस वजह से उनके नंबर कटते हैं। और जो उनके पास क्रिमिनोलॉजिकल कंसेप्ट्स होते हैं उनकी जो ट्रू सेंस होती है वो नहीं होती, इस वजह से भी उनके मार्क्स कटते हैं। मतलब ज़्यादातर ने सिर्फ लोकल ऑथर को कंसल्ट किया होता है, इंटरनेशनल ऑथर को कंसल्ट नहीं किया होता। हालांकि जो क्रिमिनोलॉजी है वो एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। अब एक ज़िंदगी के बारे में वैसे कोट शेक्सपियर की कोट है ये, लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज ड्रामा। ज़िंदगी जो है ना एक स्टेज ड्रामा की तरह, मतलब आपको जो है ना अच्छे से अच्छी तरह परफॉर्म करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है। तो क्रिमिनोलॉजी भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, फिर जाके आपको मार्क्स देगा, ऐसे ये भी आपको मार्क्स नहीं देगा। अब जो क्रिमिनोलॉजी की टर्म है ना ये रूफिल गेलफोर्ड ने 1885 के अंदर कॉइन की थी। क्राइमन का मतलब क्राइमन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एक्यूजिशन, और लॉजिया का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टडी। एटिमोलॉजिकली क्रिमिनोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एक्यूजिशन और क्राइम, जुर्म की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपने लेक्चर के। अब हमारे पास जो है ना अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम्स, इट्स एक्यूजिशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन। ठीक है। अब इंटरडिसिप्लिनरी हम इसको किस तरह कह सकते हैं कि जो इसके स्टडीज़ या कंसेप्ट्स हैं ना वो डिपेंड करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। वो कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अब क्रिमिनोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को स्टडी किस तरह करते हैं, ये इसके अंदर क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल्स और काजेज़ ऑफ क्राइम्स, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आप एक रेफरेंस के तौर पर लेना चाहें तो एक हमारे पास डिक्शनरी है जॉर्ज ई रश की जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसके अंदर जो क्रिमिनोलॉजी टर्म्स हैं बेसिक टर्म्स उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपको एक सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना आपको रेफरेंसेस के साथ करवा दूँगा। फिर जैसे अभी हम देखें कि क्रिमिनोलॉजी का भी हमने कहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी है, कि इसका मतलब दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप है या लिंक है, वो कैसे है। अब क्रिमिनोलॉजी का हम देखेंगे बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री के साथ, फिज़िक्स के साथ, और लिटरेचर के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, म्यूज़िक के साथ और मैथमेटिक्स के साथ, इनके साथ किस तरह लिंक है। ठीक है। लिंग्विस्टिक्स के साथ भी इसका लिंक होता है क्राइम्स का। ठीक है। एक ये चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। दूसरा देखें ये है ना कि अब फिज़िक्स का एक लॉ है, ये बुलेट है, ये डेड बॉडी है, और अगर हम देखते हैं कि ये बुलेट जो है ना या किसी के ऊपर हम फायर करते हैं उसकी बॉडी को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये फिज़िक्स के प्रिंसिपल इधर अप्लाई होती हैं। तो ये भी क्रिमिनोलॉजी का एक पार्ट है। अब दूसरा हम देखते हैं कि MLR रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स, जो है ना मतलब है किसी भी बंदे, इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे को बुलेट लगा है तो उसको ये देखना होता है कि इसको फ्रंट से किसी ने बुलेट मारा है या बैक से मारा है, पिस्टल जो है ना ऊपर सीने पर रख के मारा है या दूर दूर से मारा है, कौन से एंगल के ऊपर इसे गोली लगी है, 9 mm यूज़ हुआ है, या फिर हमारे पास कोई G3 गन यूज़ हुई है, मतलब हमारे पास NPB नॉन प्रोहिबिटेड बेस यूज़ हुआ है या प्रोहिबिटेड बेस यूज़ हुआ है। नॉन प्रोहिबिटेड बेस क्या होता है, इसके अंदर छोटा इनलेट वाउंड होता है और आउटलेट वाउंड बड़ा होता है। और जो G3 होती है जिसको हम प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं उसमें हमारे पास इनलेट वाउंड भी बड़ा होता है और आउटलेट वाउंड बहुत बड़ा होता है, इसको हम प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब एक बेसिक कंसेप्ट हैं इस लेक्चर के। इंशाल्लाह जो है ना हम अभी इसको थोड़ा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो मेन लेक्चर है वो आपका लेक्चर 2 ही होगा। बाकी आपने परेशान नहीं होना, अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे मेंशन करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा कमेंट्स के अंदर। केमिस्ट्री जो है ना, अब ये देखते हैं हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स किस तरह आते हैं कि केमिस्ट्री हेल्प्स इन चेकिंग फूड क्वालिटी एंड केमिकल एनालिसिस। मैथ्स हमारे पास न्यूमेरिकल एंड
न्यूमेरिकल्स और हमारे पास फंड्स वगैरह जो होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन के अंदर हेल्प करती है। बायोलॉजी हमारे पास क्या करती है कि एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है ना, ये क्रिमिनल बिहेवियर की डिपिक्शन है। ये आगे थ्योरी हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूज़िक कैसे कहते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर या फिर रॉन्ग बिहेवियर जो है ना, उसको फिर म्यूज़िक पे डिपेंड करता है। पश्तो जैसे एक लैंग्वेज बैरियर है, तो जस्टिस फिर प्रिवेल नहीं कर सकती, तो इस तरह फिर हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सेस टू जस्टिस इनएक्सेसिबल हो जाती है एक पश्तून के लिए किसी दूसरे प्रोविंस के ऊपर। तो फिर ये भी एक लैंग्वेज के तौर पे बैरियर है, जो कि फिर उसको क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ माइल करते हैं। क्योंकि जब उसको एक इधर कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ना लैंग्वेज समझ आ रही होती है, ना बिहेवियर समझ आ रहा था लोगों को, तो फिर उसके तरफ उसके साथ जो है ना जज्बात वो फिर क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। अब जैसे कोई भी दे सकते हैं, इधर ज़्यादा अग्रेसिव बात नहीं है कि इधर पंजाबी दे सकते हैं, सराइकी दे सकते हैं, बलोच दे सकते हैं, सिंधी दे सकते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक लिंग्विस्टिक भी बैरियर भी हमें क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं। लिटरेचर ऐसे होता है ना, लिटरेचर के अंदर कुछ लिटरेचर से हम सीखते हैं क्राइम्स वगैरह, और जैसे सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं। और जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है ना, ये हमारे पास स्टडी ऑफ स्टार्स है। ये ज्यूज जैसे होते हैं ना, वो जब बच्चा पैदा होता है तो तभी उसको कह देते हैं कि ये क्रिमिनल है या गुड है, तो ये तभी बता देते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी है ना कि क्रिमिनोलॉजी के साथ मैच होती है। अब हम चलते हैं क्रिमिनोलॉजी आगे। अब हमारे पास क्या है, इसके लिए हंगरी का है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो हम उसको एज ए सोर्स भी ले सकते हैं अगर किसी जगह पे साइट करना हो। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्राइम क्या है। लैटिन वर्ड है, क्राइमन से निकला है, जिसका मतलब एक्विजिशन है। और जो हमारे पास ये है ना फ्रेंच वर्ड क्राइमन है, जिसका मतलब फॉल्ट और सिन है। अब अगर हम लैटिन के अंदर क्राइमन का मतलब देखते हैं तो एक्विजिशन है, अगर फ्रेंच के अंदर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, फॉल्ट और सिन। तो ये 12th सेंचुरी की कॉनोटेशंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्राइम कब अपीयर हुआ, 13th सेंचुरी के अंदर अपीयर हुआ। और जो फ्रेंच है उसमें 12th सेंचुरी में अपीयर हुआ, और जो लैटिन है उसमें सबसे पहले अपीयर हुआ। अब हम देखते हैं कि थ्रेट फॉर किस चीज़ को कहते हैं। ये एक सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो उसको कहते हैं थ्रेट फॉर। अगर मेंटेन कैसे होता है, स्टेट और सोसाइटी से शुड ओवरकम क्राइम्स। अगर स्टेट और सोसाइटीज़ के अंदर जो है ना क्राइम ओवरकम हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, सोशल ऑर्डर जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इससे हम क्या कहते हैं, थ्रेट फॉर कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज़ फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। अब जो क्राइम है ना उसकी प्रिवेंशन किसका है ना, और फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है स्टेट के है। अब हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। टू मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक को हम कहते हैं कंसेंसस व्यू, दूसरे को हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट व्यू। अब कंसेंसस व्यू के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। Consensus view law reflects collective will of the society, यानी सोसाइटी डिक्लेयर्स मर्डर एज अ क्राइम, सो दिस एक्ट इज कॉल्ड क्रिमिनल, सो दिस एक्ट इज क्रिमिनलाइज्ड। अब जो कंसेंसस व्यू होता है वो ये होता है कि अगर जो है ना कलेक्टिव विल की तरफ हम देखते हैं जब कोई लॉ बनाते हैं। अगर सोसाइटी कहता है ना कि अगर किसी को कत्ल करने एक जुर्म है, तो फिर उसे एक जुर्म ही डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कंसेंसस व्यू है। फिर हम आगे आते हैं। कंसेंसस व्यू ऑफ क्राइम जो है ना, इसे हम लीगलिस्टिक व्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉ रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव विल ऑफ द सोसाइटी, लॉ डिक्लेयर एन एक्ट और ओमिशन अ क्राइम बिकॉज द सोसाइटी डिजायर डू। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इफ मर्डर इज अ क्राइम इट इज सो बिकॉज द सोसाइटी एग्रीज दैट मर्डर इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, देयरफॉर इट इज क्रिमिनलाइज्ड। फिर हमारे पास पॉल टॉपिन है, और रिनाउंड क्राइमिनोलॉजिस्ट। वो क्या कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ द दिस व्यू। ही ऑब्जर्व दैट crime is an intentional act in violation of the criminal law, यानी statutory and case law, committed without defense or excuse and personalized by the state as a felony or misdemeanor. In studying the offender, these can be no presumptions that person are criminal unless they also are held guilty beyond a reasonable doubt of a particular offense. इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट आर हार्मफुल टू द सोसाइटी एट लार्ज, इट नॉट अ क्राइम। दिस अट्रैक्ट्स क्रिटिसिज्म ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। Salin criticized legalistic definition of crime, the unqualified acceptance of the legal definition of the basic units or elements of the criminological inquiry violates a fundamental criteria of science. The scientist must have freedom to define his own terms based on the intrinsic character of his material and dignity.
अब हम चलते हैं आगे, इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो गई है। तो ये क्रिमिनोलॉजी है ना, इसके ऊपर यही होता है कि अगर आप कोई थ्योरी या कोई चीज़ देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर बताते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म है या इसको कौन सपोर्ट करता है, कौन सा व्यू इसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह फिर आप अपनी बात को प्रूव करते हैं, मतलब फैक्चुअलाइज करते हैं, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस देते हैं या किसी आथर का या किसी बुक का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इन दीज मटेरियल्स विच आर एज्यूम टू बी यूनिवर्सल। अब इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। वो क्रिटिसिज्म क्या है? एन एक्ट में बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एट वन प्लेस एंड नॉट एन अदर प्लेस। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जो है ना काउ स्लॉटरिंग, इंडिया के कुछ हिस्सों की जो स्टेट्स है ना उनके अंदर ये क्राइम है, बट नॉट क्राइम इन सिमिलर होल वर्ल्ड। बाकी दुनिया के अंदर भी काउ स्लॉटर को हम कोई जुर्म नहीं कहते, बल्कि इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको जुर्म तस्वर किया जाता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ अ क्राइम इन पाकिस्तान 1979 के अंदर डिक्लेयर हुआ था, बट नॉट इन अदर मैनी कंट्रीज़। अब जो अल्कोहल पीना है वो पाकिस्तान के अंदर क्राइम है और दूसरे मुल्कों के अंदर क्राइम नहीं है। तो ये फिर उस लॉ के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि वो तो कहते हैं कि जो लॉ है ना वो इस तरह होना चाहिए, बल्कि फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है कि एक लॉ जो है ना वो किसी जगह पर लॉ होता है और किसी जगह पर नहीं होता। जैसे कि हमने ये दो एग्जांपल दिए हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिसाइड करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हैव अ ग्रेट डे।